हेलो स्टूडेंट्स, ओम शांति। पिछले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी डिस्कस कर रहा था। तो मॉलिक्युलरिटी में आपका दो चीज़ ध्यान में रखना है कि सम रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन स्टेप। सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरा है कम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज़ दैट केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट स्टेप। जो 2-3 स्टेप में हो के जब रिएक्शन होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ रिएक्शन में रिएक्शन के दरमियान में फॉर ए मोमेंट अनस्टेबल स्पेसिस डेवलप करता है, जिसमें थोड़ा सा एनर्जी और देने से वो प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बीच का इंटरमीडिएट स्पेसिस, मतलब क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में फॉर ए मोमेंट एग्जिस्ट करता है अनस्टेबल स्पेसिस, वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। तो जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी फाइंड करने के लिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि मॉलिक्युलरिटी जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है। हम लोग थ्योरेटिकली उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है। मॉलिक्युलरिटी मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सिंगल स्टेप में है तो सिंगल स्टेप में जो बैलेंस इक्वेशन आएगा तो उसका मॉलिक्युलरिटी उतना बोल देंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन जहाँ कम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाएगा, यानी जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में होगा, तब उस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो जो सेवरल स्टेप में जो होता है 2 और मोर देन 2 डिफरेंट स्टेप, तो उसमें से कुछ स्टेप स्लो स्टेप होता है, कुछ फास्ट होता है, माने तुरंत हो जाएगा, उसके बाद ऐसे आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो स्लो स्टेप है उसमें हम लोग रेट मेजर करते हैं। तो इसलिए एक नोटेबल पॉइंट यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि स्लो स्टेप ऑलवेज मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उस सेवरल स्टेप में जो स्लो स्टेप है उसको वॉच करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इन दैट स्लो स्टेप रिएक्शन, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी फॉर दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो स्लो स्टेप वाला हम लोग देखेंगे। जैसे हम कुछ यहाँ एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। जैसे आपका एक एग्जांपल 4HBr, ये बैलेंस करके मैं लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, Br2 एंड ट्वाइस H2O। तो इसको देखने से तो बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट ये आपका 4 मोल HBr और 1 मोल है, तो एक्सपेक्टेड आपका मॉलिक्युलरिटी तुम्हारा 5 हो रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 हो रहा है, यानी मॉलिक्युलरिटीज को हिसाब से यदि लेता तो 5 हो जाता। लेकिन मैं क्या बोला कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जो अनेक स्टेप में होकर होता है, तब उसमें देखते हैं कि जो स्लो स्टेप है उसको देखेंगे कि उसमें कितना नंबर ऑफ मोल भाग लेता है, तब उसके आधार पे हम उसका मॉलिक्युलरिटी फाइंड करते हैं। तो इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म का चर्चा हम किए भी थे पिछले क्लास में, हाउ द रिएक्शन अकर्स स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो रहा है, HBr ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्रोमीन और वाटर बना रहा है, यानी HBr यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका -1 है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना है एग्जाम के पर्पज से, मैं पहले कभी बोला हूँ कि जितने मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड में कौन कौन है, जैसे आपका HCl है, फिर HNO3 है और सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिनरल एसिड कहलाता है। ये आंख बंद करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट ऑलवेज बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक नोटेबल पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि ये HCl जहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, वहीं पे ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम लोग एज एजेंट रिड्यूसिंग बोलते हैं। एनीवे, हमको अभी ये सब हमको स्टेप बाय स्टेप इस रिएक्शन को दिखाना है। कहने का मतलब वी हैव टू शो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब मैकेनिज्म में देखेंगे जो स्लो स्टेप है, तो या स्लो स्टेप में जो या सेवरल स्टेप है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मोल टेक पार्ट इन द रिएक्शन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द कॉलिजन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट।
तो वो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को लेना है। तो यहाँ हम लोग पहला स्टेप में इसका हम मैकेनिज्म दिखाने जा रहे हैं। तो जैसे आपका HBr और ये O2 है, फर्स्ट स्टेप यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। तो ये आपको जस्ट कंबाइन हो जाता है और एक इंटरमीडिएट स्पेसिस HOOBr के रूप में आया। ये अनस्टेबल है, ये फॉर ए मोमेंट आता है। अब ये चूंकि ये अनस्टेबल है फॉर ए, तो ये फिर रिएक्शन में भाग लेता है, तो बचा हुआ जो HBr है ये अनस्टेबल फिर उससे रिएक्ट कर जाता है HOOBr। तो इसमें अनदर आपका अनस्टेबल सब्सटेंस बनाता है HOBr का होल 2 कर दो। यहाँ 2 H है, 2 ऑक्सीजन हुआ, 2 ब्रोमीन हुआ, ये आ गया। तो फिर से हम लोग फिर से ये जो अनस्टेबल है हाइपोब्रोमस एसिड है, ये भी अनस्टेबल है। ये फिर यदि बचा हुआ पार्ट HBr उससे रिएक्शन करेगा तो HBr प्लस फिर HOBr और ये मिलके आपको बना देगा Br2। देखो ब्रोमीन ब्रोमीन और OH और H मिलके वाटर बन गया, तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन हुआ, थर्ड स्टेप का रिएक्शन हुआ। तो हर स्टेप में तुम्हारा क्या हो रहा है, 2 नंबर ऑफ मोल भाग ले रहा है। तो जब हर एक में आपको 2 नंबर ऑफ मोल है तो किसी भी स्लो फास्ट जो है आपका 2 तो लेना ही पड़ेगा। या तो ये आपका ऐसे तो ये आपका स्लो फास्ट नहीं है, जिसमें इन ईच रिएक्शन या इन ईच एलिमेंट्री रिएक्शन हैविंग 2 मॉलिक्यूलिटी, हर एक में 2 है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलिटी हम लोग 2 लेंगे। तो आपको ऐसे बैलेंस करेंगे, देखिए ये HBr तो कैंसिल हो जाएगा, HOOBr। अब ये 2 HOBr है, यहाँ 1 है, इसलिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा ये भी। तो बचा क्या, देखिए 2 HBr, यहाँ एक HBr 4 HBr हो गया और प्लस O2 हो गया और इधर आपका Br 2 ब्रोमीन आ जाएगा मॉलिक्यूल और 2 H2O हो जाएगा। तो इन ईच स्टेप रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलरिटी is 2, so it is bimolecular। तो आप देखिए बैलेंस इक्वेशन में एक्सपेक्टेड आपका मॉलिक्यूलिटी आपको दिख रहा था 5, लेकिन आपको देखिए ये आपका मॉलिक्यूलिटी कितना आ गया, 2 आ गया, यानी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर आएगा ये। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर है, इसलिए ऐसा नहीं कि देख के हम यहाँ 2 मोल भाग ले रहा है रिएक्शन में तो मॉलिक्यूलिटी 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेड तो आपको यहाँ 2 दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलिटी जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका 2 आ रहा है मॉलिक्यूलिटी में। लेकिन अब हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे इस रिएक्शन का, मैकेनिज्म ऑफ अबव रिएक्शन। तो देखिए H2O2 जो है आपको डिकम्पोज होगा वाटर में, और ऐसे भी मेडिसिन दुकान में आप एक शीशी में वाटर कलर में रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप ऐसे ज़मीन में रखेंगे तो बुलबुला करके आपको निकलेगा, यानी वो नेसन ऑक्सीजन मिलके O2 गैस बनता है, तो वो H2O2 से ऑक्सीजन गैस निकलना शुरू कर देता है। तो ये आपका एक स्लो स्टेप में होता है, ये बहुत फास्ट नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका रिएक्शन होता रहता है। और अब ये नेसेंट ऑक्सीजन है, आपको इंटरमीडिएट स्पेसिस से काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, तो आपका फिर ये H2O2 जो है और ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल के आपका क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन गैस छूट गया है, रुको, ये नेसेंट ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट करके वाटर और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका 3 हो गया, ये बैलेंस है। अब नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रहा है, ये बहुत फास्ट होता है। चूंकि नेसेंट ऑक्सीजन है ना, तुरंत हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तुरंत कंबाइन करके उसको ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन गैस बना देता है। ये स्टेप फास्ट है। तो स्लो स्टेप हो गया ये फास्ट स्टेप हो गया। 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ। ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट को कैंसिल करने के बाद क्या बचा, 2H2O2 लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपका 2H2O और O2 बन गया। रिएक्शन तो आया, लेकिन चूंकि ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, तो एक स्लो स्टेप हुआ, ये फास्ट स्टेप हुआ। तो आपको पहले में बोल चुका है, स्लो स्टेप ऑलवेज मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, या स्लो स्टेप ऑलवेज मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम इसका रेट लॉ लिखना चाहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे, रेट आपका कांस्टेंट देंगे। अब चूंकि ये स्लो स्टेप में एक ही मोल भाग ले रहा है, तो ये H2O लिखेंगे, H2O2 लिखेंगे, सॉरी। तो अब यहां पर इसका पावर 1 आया और एक ही मोल भाग ले रहा है। तो अब देखिए इसका हम मॉलिक्यूलरिटी भी 1 लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो है आपको 1 आएगा, ये भी। तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हुआ। ऐसे देखने में एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 आ रहा था मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन ये आपका ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आता है। तो स्लो स्टेप ऑलवेज डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हम लोग स्लो स्टेप वाला, इसमें एक ही मोल भाग था, तो ये पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से 1 आया। और लेकिन मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हुआ, चूंकि 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं क्लियर करने के लिए। तो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम फ्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोराइड करके बनाएगा, ये एक कंपाउंड है आपको ये। तो अब इसमें देखिए कि 2 मोल और 1 मोल 3 मोल, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपका आ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर मॉलिक्यूलरिटी आपका 3 आ रहा है। अब अभी ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आता है, तो इसका भी हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को शो करेंगे, तो आपका मॉलिक्यूलरिटी भी मालूम हो जाएगा, रेट लॉ भी मालूम हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। तो आप चलिए ये स्टेप में लिखिए जरा सा आपका। तो पहला स्टेप आप लिखेंगे, NO2 जो है फ्लोरीन से रिएक्ट करके आपका NO2F बना दिया, ठीक है, NO2F बना दिया। अब ये तुम्हारा थोड़ा सा आपका ये भी आपका अनस्टेबल में आता है, तो ये आपका NO2 और ये इसको नेसेंट ऑक्सीजन में डालेंगे, नहीं इसको नेसेंट फ्लोरीन के रूप में भी तो नहीं डाल सकते हैं। तो NO2 और F और ये ले लीजिए और इसमें नेसेंट फ्लोरीन के रूप में दिखा दीजिए। एक फ्लोरीन से कंबाइन किया और NO2F बनाया और नेसेंट फ्लोरीन के में रूप में आया, वो काफ़ी रिएक्टिव है। तो ये भी आपका स्लो स्टेप में होता है, बहुत माने तेजी से नहीं होता है, वो डेवलप किया। अब जैसे नेसेंट फ्लोरीन डेवलप हुआ, वो हाईली रिएक्टिव है, तो तुरंत इससे आपका रिएक्टेंट बचा हुआ से रिएक्ट करेगा और ये फिर NO2F बना देगा। तो अब ये बैलेंस है हर स्टेप। ये देखो नेसेंट फ्लोरीन कैंसिल हो गया, तो ये बच गया NO2। ओवरऑल रिएक्शन जब लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो NO2 2 मॉलिक्यूल भाग लिया और F2, और इधर देखिए ट्वाइस NO2F आ गया। यही रिएक्शन था आपका। तो अब चूंकि ये फास्ट है, स्टेप रिएक्शन है, फास्ट स्टेप है, और ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, तो आपको हमको क्या बताया आपका, स्लो स्टेप ऑलवेज मेजर द रेट डिटर्मिनेशन। तो रेट डिटर्मिनेशन यदि आपका लिखना है, अब यहाँ पर ये स्लो स्टेप वाला को अब मॉलिक्यूलरिटी देखना है, तो इसमें हाउ मेनी मोल टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन।
तो 1 मोल ये और 1 मोल ये, 2 मोल भाग ले रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी यहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एबव रिएक्शन 2, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 आ रहा था, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। इसलिए पिछले क्लास में मैं बोला था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब हम लिखते हैं, हम लोग स्लो स्टेप को हम लोग रेट डिटर्मिनेशन लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी लिख सकते हैं और मॉलिक्यूलरिटी में भी लिख सकते हैं। यानी उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो जाता है। लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन जब देखेंगे तो आपको वहां पर थोड़ा धोखा हो सकता है। जैसे यहाँ 3 मॉलिक्यूलरिटी लिखा रहा था, 2 मोल 1 मोल, लेकिन चूंकि स्लो स्टेप में चूंकि दो ही मोल भाग ले रहा है, 1 मोल NO2 और 1 मोल F2, जबकि बैलेंस में आपको 2 मोल NO2 है और 1 मोल F2 है। तो हम लोग एक चीज नोट कर लीजिए, जो बार बार मैं बोल रहा हूं, द स्लो स्टेप ऑलवेज मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमेशा ध्यान में रखना है। वही तो रेट लॉ जब लिखेंगे तो रेट इक्वल क्या करेंगे, ये स्लो स्टेप वाला देखेंगे, इसको आप इग्नोर करेंगे तो आपका K और NO2 और फिर F2 हो जाएगा। ये हो गया। तो इस तरह से अभी हम कुछ एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश किया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, और एलिमेंट्री वाला में तो आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 लिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अब इसको यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंस करने में आपको 2 यहाँ कर दीजिए 2, तो ये 2 मोल और 3 मोल आ गया। तो इसमें आपको डायरेक्ट देख के बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया। फिर तुम्हारा फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड लेंगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड। तो इसको 2 मोल से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 मोल N1 3 मोल हो गया। तो ये आपको एलिमेंट्री रिएक्शन में आता है, तो ये बैलेंस इक्वेशन में ही देख के बता सकते हैं। चूंकि ये सब में आपको इंटरमीडिएट स्पेसीज डेवलप नहीं होता है, तो आपको कुछ रिएक्शन को ध्यान में रखना होगा कि इसमें आपको इंटरमीडिएट स्पेसीज डेवलप होगा, यानी वो स्टेप बाय स्टेप में रिएक्शन होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अंदर आ जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये टूट करके आपका क्या बनाएगा, PCl3 एंड Cl2। तो ये बैलेंस इक्वेशन एलिमेंट्री रिएक्शन में आता है, तो इसका यूनिमॉलिक्यूलर में आ गया, मॉलिक्यूलरिटी 1 आ गया, वो 3 था। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI, तो इसमें 2 मोल भाग ले रहा है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन में आता है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है। लेकिन एक ध्यान रखिए कि आप जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन लेंगे तो इसमें इंटरमीडिएट स्पेसीज डेवलप होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आ जाएगा। लेकिन वही फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो आपका ये एलिमेंट्री रिएक्शन में आएगा। तो कुछ रिएक्शन को पहचानना है, कौन एलिमेंट्री है और कौन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब आपको धोखा नहीं होगा। अब है कि ये तो मैं समझा दिया कि एलिमेंट्री क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो क्वेश्चन जनरली अब तक जो पूछा है आपको मैकेनिज्म लिखा रहेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन रहता है, इसमें थोड़ा सा जानकारी नहीं रहने से ये क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट नहीं करता है बच्चा लोग। वो मैकेनिज्म लिखा रहेगा, जैसे यही रिएक्शन है, मैकेनिज्म 2 स्टेप में दिखाया, वो लिखा भी रहेगा स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। उसमें आपको पूछेगा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो स्लो स्टेप वाला देख के आप बता दीजिएगा। कितना इजी है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स में। तो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो हम जैसे कुछ एग्जांपल देके मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से आता है। तो अभी तक तो मैकेनिज्म लिखने नहीं आया है, जैसे अभी मैकेनिज्म लिख के मैं दिखा रहा था, तो मैकेनिज्म अभी तक आए नहीं है, मैकेनिज्म लिखा रहता है और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना इजी करके क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी कुछ ये टॉपिक ख़त्म होने को है तो कुछ पैटर्न दिखा देता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो पहले तो मैकेनिज्म लिखने के लिए एक हम तरीका बता देते हैं एक क्वेश्चन का, कि यदि आ गया, तो अभी तक तो आया नहीं है ये भी बता दे रहे हैं। 10 ईयर्स का क्वेश्चन वाच करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं आया लिखने के लिए,
इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में 2 मार्क्स अक्सर आता रहता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में मात्र 5-6 केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ एनसीईआरटी में वहीं से पूछता है, तो वही 5-6 में से एक आता रहता है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक में अभी तक मैकेनिज्म लिखने नहीं आया। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, द फॉर द रिएक्शन, नोट कर सकते हैं अब आप अपने से खुद, फॉर द रिएक्शन NO2 एंड CO आपका, फिर ये बन गया NO नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक रिएक्शन हुआ। एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ ऑफ above reaction at 400 Kelvin is, आप यहाँ रेट लिखा है और रेट लिख के आपको लिखा गया ये NO2 और पावर 2, यानी इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलिटी 2 है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, व्हाट मैकेनिज्म proposed for the above reaction। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी मैं बोला कि मैकेनिज्म लिखने आए नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन में दिया वो इस तरह का दिया है कि हाँ इसमें हम लोग मैकेनिज्म के आधार पे आपका रेट एक्सप्रेशन हुआ, तो इसका मैकेनिज्म दिखाइए। वो कौन सा मैकेनिज्म प्रपोज किया था जिसके चलते रेट इक्वल के NO2 टू दी पावर 2 आया, ठीक है। तो इसको आप मैकेनिज्म लिखेंगे तो पहले NO2 ये रिएक्टेंट है और NO2 दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट आपस में मिल के आपका एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सेवरल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे आपका NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये इस तरह का आपका कुछ स्टेबल कंपाउंड में आता है। ये कंपाउंड डायमर भी बनाता है, ये सब कंपाउंड। तो अभी इसमें से एक इंटरमीडिएट स्पेसिस आएगा, जैसे ये ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड कर दिया तो ये NO3 बन गया, ये एक इंटरमीडिएट स्पेसिस बना और ये NO बना। देखो एक प्रोडक्ट में NO है वो आ गया, अब हमको CO2 है, तो ये इंटरमीडिएट स्पेसिस क्या करेगा NO3 और जो रिएक्टेंट आपका बचा हुआ है CO, उससे ये ऑक्सीजन इसको कंबाइन करेगा, मतलब ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में और खुद आपका NO2 बन के आ गया, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो गया। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन। तो ये आपको तो जब मैकेनिज्म लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें आपको दिखाना होगा कौन स्लो स्टेप है और कौन फास्ट स्टेप है। तो ये ऊपर वाला बहुत धीरे से होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत दोनों मिलकर रिएक्ट करके ये बना दिया। तो ये स्लो स्टेप हुआ और ये जैसे ही इंटरमीडिएट आया तो नेचुरली हाईली रिएक्टिव है, तो तुरंत वहाँ रिएक्शन करने के लिए कोई भी पार्टिकल मिलेगा तुरंत उससे कंबाइन करेगा, तो ये फास्ट रिएक्शन हो गया। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन दिखाया गया। तो स्लो स्टेप मालूम हो गया आपका। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे NO2 दो मॉलिक्यूल NO2 हो गया, बैलेंस इक्वेशन भी हो गया ये, और ये NO और 2 और CO2 ये हो गया। लेकिन अब हमको रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ तो हमेशा स्लो स्टेप डिटरमिन करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट इसका क्या आ गया K। अब देखिए यहाँ 2 मोल है तो NO2 इंटू क्या हो गया पावर 2 आ गया। यही तो दिखाने बोल रहा था कि ये जो दिखाया है वो किस तरह का मैकेनिज्म प्रपोज किया जिसमें रेट लॉ ऐसा आया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। जनरली उस टाइप का क्वेश्चन पूछता रहता है। तो चलिए एक दूसरा पैटर्न इसी से रिलेटेड मॉलिक्यूलिटी से देता हूं। तो वो भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। The possible mechanism for the reaction
2H2 और 2NO लिख दो और यहाँ एक नाइट्रोजन गैस बना और वाटर बन के आया। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, उसका पॉसिबल मैकेनिज्म है जो, तो पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन दिखाया गया है, क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट स्टेप में दिखाया 2NO जो है ये आपका N2O2 बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन आया वो है आपका 2N2O2 और जो रिएक्टेंट है यहाँ पर देखिए ये इंटरमीडिएट बना ना, ये दूसरा रिएक्टेंट के साथ दिखाया है, तो ये आपका क्या बन के आएगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। ये स्लो स्टेप है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में भी रिएक्शन दिया हुआ है, एक इसमें आ गया NO N2O2, फिर N2O2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बनाया H2O, तो ये स्लो स्टेप में है। एक और रिएक्शन थर्ड में ले लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका अनस्टेबल, बहुत फास्ट रिएक्शन आपका नहीं है, तो फिर भी ये अनस्टेबल है, नाइट्रोजन गैस बन गया और ये वाटर बन गया। ठीक है, ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है। अब क्वेश्चन इसमें जो बनाया, आपको मैकेनिज्म तो दिखा दिया 3 स्टेप में, ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिखा रहेगा, ये 3 स्टेप में ये तो रिएक्शन दिया ही हुआ है यहाँ पर ही। अब इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज, इसी तरह के जनरली पूछता है, ध्यान में रखेंगे, व्हाट इज पहला में रेट लॉ ऑफ अबव रिएक्शन और दूसरा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कितना इजी है, क्वेश्चन लिखा है इतना लंबा तक, लेकिन क्वेश्चन कितना इजी है, क्योंकि आपको पहले से पता है स्लो स्टेप ऑलवेज मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट लॉ एक्सप्रेस करना है, तो रेट लॉ से ही तो हम लोग रेट मेजर करते हैं ना, तो आपका यहाँ पर रेट लिख सकते हैं, देख सकते हैं आपका स्लो स्टेप कौन है, ये वाला है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है आपका N2O2 टू दी पावर 2 और H2, तो ये रेट लॉ हो गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 1 है 3, तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आ गया। कितने इजी है, तो मेरे ख्याल से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी में समझाया, मॉलिक्यूलिटी पर आधारित किस तरह का क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान में मनन कीजिए कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पॉइंट को ध्यान में रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलिटी में क्या है। मॉलिक्यूलिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉलिक्यूलिटी की डेफिनेशन में द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट्स, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग नहीं ले रहा है, फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। दूसरा बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अब मॉलिक्यूलिटी इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, यही सब बेसिक डिफरेंस है, तो ध्यान में रखना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, वो मेन पार्ट है इस चैप्टर का, वो न्यूमेरिकल रिलेटेड है, तो हम लोग एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें कुछ अभी भी 2-3 टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का बचा हुआ, तो ये डिस्कशन नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाएगा। थैंक यू फॉर दैट।